हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जोन इनसाइट। अभी हम प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। टॉपिक है एमसीक्यू ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये बेनिफिशियल रहेगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूँ तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रेट इज़ अ रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन टू। तो क्वेश्चन में है कि जो बैंक रेट होता है वो रेट होता है जिसमें जो रिजर्व बैंक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो लोन देता है। किसको देता है? ऑप्शन ए है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, बी है कमर्शियल बैंक्स को, और सी है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को। तो बैंक रेट क्या होता है कि एक टाइप का इंटरेस्ट रेट होता है। जब जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो जब आरबीआई से लोन मांगते हैं तो वो एक रेट लगाता है, उस रेट को बैंक रेट बोलते हैं। मेजर डिफरेंस है बिटवीन रेपो रेट और बैंक रेट में ये कि जो बैंक रेट है इसमें जो हमारी कमर्शियल बैंक है उसको कुछ भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ता रिजर्व बैंक के पास, मतलब कुछ चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। जैसे कि रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखती है हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, तो वो बैंक रेट में वो नहीं रखनी पड़ती है, कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता। इसलिए जो बैंक रेट होता है वो रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या है? बी है, कमर्शियल बैंक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, when the Reserve Bank of India announces an increase in the cash reserve ratio, what does it mean? जब जो रिजर्व बैंक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो जब इंक्रीज करता है कैश रिजर्व रेशो को, तो इसका क्या मतलब है? पहले हम कैश रिजर्व रेशो देख लेते हैं कि क्या होता है। क्या होता है कि जो आरबीआई है वो उसके वो मतलब जो कैपिटल का फ्लो है, जो मनी सप्लाई है, उसको कंट्रोल करता है वेरियस मेथड से। तो 2 टाइप के वो मेजर मेथड्स यूज़ करता है। एक तो क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करता है और दूसरा वो क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ करता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में ना रिजर्व रेशो में 2 टाइप्स के मेथड आते हैं, कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको क्या करना पड़ता है कि जो उसका कुछ जो उसके पास टोटल डिपॉजिट है उसमें से उसको कुछ आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये इसलिए रखता है कि अगर कभी बैंक कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कुछ मतलब कि वो रिस्क को बेयर करने के लिए कुछ पैसे हों, तो इसलिए वो आरबीआई के पास रख लेता है और इस पर उसको कुछ भी जो बैंक होते कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो हम इसमें पूछा है कि इसका मतलब इससे क्या होगा जब ऐसा बैंक करने को बोल रहा है, कैश रिजर्व रेशो रखने को बोलते हैं, तो इससे क्या होगा। ऑप्शन ए है कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास कम पैसे होंगे अब आगे लेंड करने के लिए। ऑप्शन बी है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास कम पैसे होंगे लेंड करने के लिए। ऑप्शन सी है जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे लेंड करने के लिए। ऑप्शन डी है जो कमर्शियल बैंक्स है उनके पास मोर पैसे होंगे लेंड करने के लिए। तो ऑब्वियस है अगर वो उसके पास रख रहा है आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक, तो उसको लोगों को पैसे लोन देने के लिए पैसे कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। मैंने भी कहा कि जो मॉनेटरी जो मनी सप्लाई है वो आरबीआई कंट्रोल करता है वेरियस मेथड यूज़ करके। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करता है, क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ करता है। तो क्वांटिटेटिव मैंने आपको बता दिया, उसमें रिजर्व रेशो आता है, रिजर्व रेशो में कैश रिजर्व रेशो आता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आता है। ठीक है, और इसमें फिर बैंक रेट, रिवर्स रेट, रेपो रेट ये आता है। ठीक है, फिर दूसरी साइड पे क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है? क्वालिटेटिव में जैसे सेलेक्टिव जो हमें ऑप्शन में दिया ही है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता है। ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता है, क्रेडिट रेशनिंग आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स आ जाते हैं। उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से बोला कि कौन सा जो मेथड है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव, जिससे कि हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं करते हैं। तो रिजर्व रेशो मैंने आपको कहा कि ये किसका मेथड है, ये क्वांटिटेटिव का है। ठीक है, और जो ये है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्वालिटेटिव का है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है कि जो आरबीआई होता है कि वो बैंक को डायरेक्शन देता है कि आपको इतना पैसा लोन में देना है, इतना नहीं देना है, मतलब इस तरह से उनको एक पर्टिकुलर बैंक को समझाता है। ठीक है, सब बैंक के लिए नहीं होता वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशो बिटवीन देयर लिक्विड एसेट एंड अ टोटल डिपॉजिट एंड दिस रेशो इज कॉल्ड। ठीक है, तो बैंक को कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, सर्टन रेशो, एक मतलब कि पैसों का जो उसके लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट क्या होते हैं कि जिसकी लिक्विड जो मतलब कैश में जो है वो जो टोटल डिपॉजिट्स बैंक में है। ठीक है, डिपॉजिट्स वेरियस लोगों के होंगे बैंक में, ये सब कुछ होंगे, तो उसमें से कुछ उसको अपने लिए जो बैंक है वो रख लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं?
तो ऑप्शन ए है कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सी है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और डी है सेंट्रल लिक्विड रेशियो। तो इसका आंसर है बी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, एसएलआर में क्या होता है कि जो बैंक है वो अपने पास ही पैसे रखता है, ठीक है। जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो में वो आरबीआई के पास पैसे रखता था, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट वो आरबीआई के पास रखता था, लेकिन जो एसएलआर होता है इसमें वो अपने पास ही रखता है। और जो एसएलआर है ना वो उसको एज अ एक गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उससे खरीद सकता है। तो इससे क्या होता है कि उसको बेनिफिट होता है इससे, मतलब कि अब देखो जब वो गोल्ड खरीद के रखेगा तो जब गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होंगे तो वो जब सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी डिस्काउंटेड रेट पे मिलती हैं, तो जब उसको सेल करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू मिलती है, ठीक है। अगर मतलब कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हमारे बैंक है वो 90 रुपीज़ की खरीद रहे हैं, बट जब वो उन्होंने वापस देनी होती है तो वो 100 रुपये की दे रहे हैं बैंक, अब तो उनको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना। तो इस तरह से जो एसएलआर होता है उससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। जो सीआरआर होता है उससे प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The accounting year of the Reserve Bank of India is, अकाउंटिंग ईयर मतलब कि जब एक पीरियड जब अपने अकाउंट्स वगैरह को देखा जाता है पूरा, मतलब एक साल में कितना खर्च कहाँ हुआ ये सब कुछ हुआ, तो आरबीआई का क्या है। तो इसका आंसर है, ऑप्शन है ए है अप्रैल मार्च, बी है जून जुलाई जून, सी है जुलाई टू जून, उसके बाद है सी है अक्टूबर सितंबर और डी है जनवरी दिसंबर। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। तो मतलब अब जो बैंक होते हैं उनको क्या होता है कि उनको आरबीआई ने बोला होता है कि इतना परसेंट तो आपको इस सेक्टर में इन सेक्टर में या इन बंदों को देना ही देना है, ऐसे मतलब कि वो आरबीआई ने उनको बोला होता है। तो वो थी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कि मतलब आरबीआई ने बोला है कि इतनी परसेंट आपको जो टोटल आप लोन दे रहे हो उसका इतना परसेंट तो आपने इस सेक्टर में देना ही देना है, इन सेक्टर्स में, ठीक है। तो 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है। तो जो आरबीआई ने बोला कि अगर आपका 100% है तो उसमें से आपने 40% तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना ही देना, ठीक है। तो इसमें से आप बोला कि कौन सा नहीं आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, कौन सा सेक्टर नहीं आता है। तो ऑप्शन ए है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बी है हाउसिंग फॉर पुअर, सी है लाइट एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर एंड डी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसका ऑप्शन है डी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बाकी सबको ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। अब क्या है कि अगर मतलब अब आरबीआई ने बोला हुआ है कि 40% आपको देना ही देना, बैंक ने नहीं दिया 40%, 30% ही दिया उन्होंने, तो जो 10% है वो उनका बच गया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जो ये 10% होगा ना ये बैंक यूज़ नहीं कर पाएंगे, फिर उनको ये जो 10% है ये नाबार्ड सिडबी को देना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेरिलाइजेशन बाय द आरबीआई इज कैरिड थ्रू, ये एक स्टेरिलाइजेशन की मेथड है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने, मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना या उसके सप्लाई को इंक्रीज करने का, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का मेथड है। तो किसके अंडर आता है ये, ए ओपन मार्केट ऑपरेशन, बी रिडक्शन इन अ बैंक रेट, सी डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑपरेशन, डी रिडक्शन इन अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, सेल करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या बाय करता है, ठीक है। अगर वो सेल करेगा तो क्या होगा कि जो मार्केट से पैसा है वो उसके पास आएगा, तो इससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बाय करता है तो वो यहाँ से पैसे ज़्यादा देगा तो इससे लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये हो गया। तो बैंक रेट तो हमने पहले ही समझ लिया है। डिफिसिट फाइनेंसिंग ऑपरेशन, डिफिसिट फाइनेंसिंग यही होता है कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और जो रेवेन्यू है वो कम होता है, गवर्नमेंट की कमाई, आरबीआई की कमाई कम होती है और पैसे ज़्यादा चले जाते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा चले जाते हैं, और उस चीज़ को फिर उस कमी को उस मतलब कि फिर उसको मतलब फिर वो जो डिफिसिट आ जाता है उसको फाइनेंस करने के लिए डिफिसिट फाइनेंसिंग ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब अब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं तो क्या करेगी, इनकम टैक्स को इंक्रीज़ करेगी सो डैट उनके पास पैसे आ पाएँ, तो ये सब मेथड वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन का रिडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी, ये भी हमने एसएलआर को समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व मनी, इसमें से कौन सा रिजर्व मनी में नहीं आता है। तो रिजर्व मनी क्या होती है कि जो टोटल मनी जो आरबीआई ने प्रिंट करी है, ठीक है, ये एक टाइप की लायबिलिटी होती है, किसके लिए, आरबीआई के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं आता है, अ करेंसी इन अ सर्कुलेशन है, ऑप्शन बी बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, सी गवर्नमेंट डिपॉजिट विद आरबीआई, डी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। तो इसका ऑप्शन है डी
डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ये बाकी सारे जो करेंसी सर्कुलेशन में है और जो बैंक डिपॉजिट है ये आरबीआई के पास, और जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट आरबीआई के पास, और ये जो है डी ऑप्शन, ये जो डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास होती हैं, ये जो बैंक के पास लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं वो रिजर्व मनी में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड मनी इन इंडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रॉड मनी में क्या आता है? ठीक है, तो ब्रॉड मनी क्या होती है? एक ऐसी कैटेगरी है जिससे हम मेजर करते हैं मनी की सप्लाई कितनी है। ठीक है, तो जो मनी सप्लाई है उसके लिए वेरियस कैटेगरीज हैं, जैसे कि हाई पावर्ड मनी होगी हमारी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी, उसके बाद हमारी M1 होगी, नारो मनी होगी। ठीक है, उसके बाद M2 होगी, फिर M3 और M4। तो जो ब्रॉड मनी है इसको M3 भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हाई पावर्ड मनी होती है इसमें सारी मनी आती है, जो भी मनी सर्कुलेशन में है, जो भी मनी डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट जो बैंक का है उसमें है, जो पोस्ट ऑफिस में है, सब कुछ आता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि जब हम बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाते हैं तो 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होता है, एक टाइम डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि वो जो हमारा करंट अकाउंट होता है, जब हम जैसे जाते हैं हम पैसे निकाल सकते हैं ना, तो वो हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट, जब हमने उसकी डिमांड की वो हमें पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम से पहले वो हमें नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल FD, अगर हम उसको पहले लेना चाहेंगे तो हमें पेनल्टी लगती है। ठीक है, अब आता है M1 में क्या आता है? इसको हम नारो मनी भी बोलते हैं। इसमें करेंसी जो सर्कुलेशन में है प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है। ठीक है, फिर M2 में क्या आता है? M1 करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट M1 हो गया, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस के पास है। ठीक है, M3 में क्या आता है? M1 क्या था? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट, प्लस इसमें क्या था? टाइम डिपॉजिट बैंक के पास। अब M4 क्या होता है? M3 क्या हो गया? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स और M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो अब इसमें से पूछा है कि क्या इंक्लूड है ब्रॉड मनी में? करेंसी विद पब्लिक, हाँ ये हमने देखा, क्योंकि जो M3 है वो क्या होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो जो M1 था वो क्या था? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट, वो भी हो गया, डिमांड डिपॉजिट भी हो गया, टाइम डिपॉजिट भी हो गया। ठीक है, क्योंकि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, तो M1 क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो ब्रॉड मनी है इसमें क्या आता है? ब्रॉड मनी में आ गया हमारा एक M1 में क्या क्या था? एक जो हमारी करेंसी है इन सर्कुलेशन, ठीक है, प्लस क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक जो बैंक के पास है। ठीक है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, तो ये आता है ब्रॉड मनी में। तो एक ही ऑप्शन बचा, फोर्थ, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। तो महंगाई को कम करने के लिए कौन सी मेजर्स ली जाएंगी? ठीक है, तो अब महंगाई कैसे होती है? जब मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, जब मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो फिर सप्लाई चीज़ों की कम हो जाएगी और फिर उन चीज़ों का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेजर्स ली जाती हैं? पहला, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो। हाँ, कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज़ किया जाता है, यस इट्स ट्रू, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखेंगे, जब उनको ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो वो उनके पास मनी आगे लैंड करने को नहीं होगी, तो वो लोन नहीं दे पाएंगे और पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा और वो डिमांड नहीं करेंगे, तो रेट नहीं इंक्रीज़ होगा चीज़ों का। ठीक है, जब वो डिमांड नहीं करेंगे तो फिर सप्लाई और एक डिमांड में बैलेंस बन के रहेगा, तो उससे इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR को इंक्रीज कर देंगे, यस इंक्रीज कर देंगे। जब SLR को इंक्रीज कर देंगे तो बैंक को अपने पास ज़्यादा पैसे रखेंगे। ठीक है, वो उस पैसे को गोल्ड लेने में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज वो करके रख सकते हैं, बट वो लोन नहीं दे सकते पब्लिक को। ठीक है, तो वो जब लोन नहीं दे पाएंगे पब्लिक को तो पब्लिक के पास पैसे नहीं होंगे और वो डिमांड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे, यस। तो रेपो रेट क्या होता है? ये आरबीआई चार्ज करता है। जब आरबीआई पैसे देता है कमर्शियल बैंक को तो जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, जब उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर भी वो ज़्यादा लोन नहीं लेगा किससे? कमर्शियल बैंक आरबीआई से, तो उसको आगे पैसे नहीं होंगे लोन देने के लिए, तो ये भी इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, तो डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट क्या होता है?
कि रेपो रेट तो वो रेट होता है जिसमें कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसमें आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक से पैसे लेती है, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक से पैसे लेती है तो फिर आरबीआई उसको मतलब इंटरेस्ट देगी ना, जब सरप्लस हो जाता है, जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं बैंक के पास, तो वो सोचते हैं कि हम आरबीआई में दे देते हैं, ठीक है। तो आरबीआई से उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो आरबीआई ने उधार पैसे ले लिए और उसको आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले वो अगर 10% इंटरेस्ट दे रहे थे आरबीआई, तो अब उसने कम कर दिया, तो अब वो 8% देगी। तो बैंक के लिए तो नुकसान, उनको 2% उनको अब कम मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि तो अब वो अब जो बैंक्स हैं वो सोचेंगे हमें आरबीआई में देने का से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 8% मिल रहा है। अब हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, आगे लोन देंगे तो हम उसको 12% में दे देंगे, आरबीआई से सिर्फ 8% का ही हमें मिल रहा है। तो ये तो नहीं है। अगर अगर आरबीआई जब अगर डिक्रीज़ कर देगी तो फिर जो बैंक हैं वो बाहर लोन देंगे, पब्लिक को लोन देंगे, तो इससे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी सेक्शन लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट लैंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, ठीक है। जो प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग जो बैंक्स करते हैं, इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन से सेक्टर्स इसमें आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आता है, सेकंड है एजुकेशन, ये भी आता है, हाउसिंग भी आती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आते हैं, सब आते हैं, ऑल ऑफ द अबव। 1 2 3 4 इसका ऑप्शन डी आंसर है। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।